अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने अपनी वीडियो में 2.3 को कंप्लीट कर दिया था। अब हमें अपनी 2.4 को स्टार्ट करना है। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना होगा जिनको हमें अपनी 2.4 में यूज़ करना है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको समझ आए कि हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो हम साथ साथ इधर अपने पास प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 की हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है? इसमें हमें बोला हुआ है द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास अभी तो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख रही हूँ और मैं इसको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक मैट्रिक्स बनाया है। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, मैं सपोज कर रही हूँ, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जांपल, इसका डिटर्मिनेंट आया है 32। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी ये ए मैट्रिक्स था, इसका ये आया है डिटर्मिनेंट। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, वन रॉस को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो वही हमने इधर काम किया। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो भी क्या आया, 32 आया। और ये डिटर्मिनेंट किसका था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो इसका मतलब है कि ए और उसके ट्रांसपोज का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम। ये प्रॉपर्टी है और ये हमेशा प्रूफ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ऐसा नहीं है कि किसी किसी केसेस में या किसी सिर्फ स्पेसिफिक मैट्रिक्स में अप्लाई हुआ, ये हर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 में हम देखते हैं हमारे पास क्या बोला हुआ है। प्रॉपर्टी 2 में हमें बोला हुआ है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स ए चेंजेस इट्स डिटर्मिनेंट चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट अल्टरिंग इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इसी उसकी बात करते हैं मैट्रिक्स की। हमारे पास मैट्रिक्स था जो हमने खुद से सपोज किया था। ठीक है, तो पहले मैं ना इधर वो लिख लेती हूँ जो हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। इसका डिटर्मिनेंट हमने क्या लिया था कि 32 आया है। अब हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स बनाया बी जो कि इसी मैट्रिक्स के जैसा है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी दो रॉस को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि थर्ड रॉ जो थी वो हमने लिख ली पहले और सेकंड रॉ को लिख दिया बाद में। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट तो सेम ही आएगा लेकिन उसका साइन चेंज आएगा। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास सेम आएगा, यानी वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर माइनस का 32 आता तो इधर हमारे पास जो आंसर आना था वो क्या होता, पॉजिटिव 30। तो ये इसकी हो गई है सेकेंड प्रॉपर्टी और ये भी हमेशा हर केस में प्रूफ होगी। ठीक है, किसी भी दो रॉस को हमने क्या किया, किसी भी दो रॉस को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो जस्ट नेगेटिव साइन में वो आएगा इशू, बाकी वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो ये प्रॉपर्टी 1 हो गई और ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी 2। तो अब आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी 3 की तरफ और इसमें हमें बोला हुआ है इफ़ टू रॉस ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टी 3 बहुत ईजी सी है, प्रॉपर्टी 3। अच्छा, इसमें बोला हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिखती हूँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक ये मैट्रिक्स है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी दो कॉलम या दो रो, ठीक है, कॉलम यानी एक ही कॉलम ये होता है और रो होती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके दो कॉलम इक्वल है, यानी इसका ये कॉलम देखो तो 1 2 3 है और इसका ये कॉलम देखो तो ये भी 1 2 3 है, तो वो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। जिसकी दो कॉलम या दो रॉस क्या होंगी, इक्वल, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, अब वो दो रो और वो दो कॉलम कोई से भी हो सकते हैं, यानी ये 1 और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 और 3 कॉलम भी होता है, 1 और 3 कॉलम भी सेम हो सकते हैं, यानी
बस कोई भी दो होने चाहिए जो कि हमारे पास सेम हो, और फिर हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। इसी तरह रॉ भी कोई भी हो सकती है, पहली दूसरी रॉ भी हो सकती है, दूसरी तीसरी रॉ भी हो सकती है, थर्ड और फर्स्ट रॉ भी हो सकती है। तो कोई भी दो रॉ अगर सेम हुई हमारे पास मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। उसके डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब हमें हमारी हो गई हैं तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें बोला हुआ है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अच्छा, अब प्रॉपर्टी 4 में हमें क्या बात बोली हुई है, प्रॉपर्टी 4 में बोला है, ये प्रॉपर्टीज़ एक तो हमें आगे यूज़ भी करनी है और ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ जो पहले भी बोली थी, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास एग्जाम्पल में क्वेश्चंस होते हैं उनको लाजमी देख लिया करें, सॉल्व कर लिया करें, उनका तो सॉल्यूशन मौजूद होता है बुक में, तो लाजमी उनको भी गो थ्रू कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि उस बुक की एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बुक की एग्जाम्पल में से और एक रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो रिव्यू एक्सरसाइज भी जब आप पूरी एक्सरसाइज एक दफ़ा अच्छे से समझ सकते हैं तो आप रिव्यू एक्सरसाइज को बहुत ईजिली कर सकते हैं। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको यही बात बोली थी कि रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज को तब करिएगा जब पहले आप अपना पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लें, और अगर उस रिव्यू एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी उसमें मसला आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के बता दूंगी, या अगर मैं कमेंट के थ्रू ही बता सकी तो मैं कमेंट के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो लाजमी उनको अपने पास सॉल्व करके रखा करें। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 में हमारे पास बोला हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक ये मैट्रिक्स है, अब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रॉ या कोई एक कॉलम, ठीक है, कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम क्या हो, 0 हो फुल, तो वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी एक पूरी रॉ 0 आ रही है या एक पूरा कॉलम 0 आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स यानी उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। और अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम इसको प्रूव करके चेक करते हैं, और हम चेक किस तरह करेंगे, हम अपने कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है, मॉड पे जाते हैं, 6 मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स 1 को, 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 मैं वैल्यूज इनपुट करें 1 2 3 और 0 0 0 5 4 6। ठीक है, तो ये मैंने इसको अपने मैट्रिक्स को सेव कर लिया। सेव करने के बाद शिफ्ट इंटू 4 पे गए, डिटर्मिनेंट चाहिए, और डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए अपने मैट्रिक्स का, तो मैंने 3 को ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब मैं इक्वल्स टू पे क्लिक करें तो ये आंसर मुझे क्या दे रहा है, 4, ओ आंसर दे रहा है 0। इसका मतलब ये है कि अगर एक पूरी रॉ 0 होगी तो उसका आंसर, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। इसी तरह कॉलम का भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ये वाली प्रॉपर्टी का बताया था कि हमारे पास अगर दो कॉलम या दो रॉ इक्वल होंगे तो उनका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, तो आप इसको भी कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा, तो फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन से तो हम भागते हैं, तो कैलकुलेटर तो हमें डायरेक्ट आंसर दे देगा, तो वो आप लोग फिर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गई है प्रॉपर्टी 4। अब हमारे पास है प्रॉपर्टी 5, और प्रॉपर्टी 5 में हमें क्या बोला हुआ है, हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 में हमें बोला है सॉरी, प्रॉपर्टी 5 में हमें बोला हुआ है, इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रॉ ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इफ एलिमेंट्स इन अ रॉ ऑफ मैट्रिक्स, ये एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, ओ सॉरी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैं अपनी तरफ से मैट्रिक्स बना रही हूँ। ठीक है, और इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है 18। ठीक है, ये भी मैंने अपनी तरफ से बताया, मैं कोई कैलकुलेटर के थ्रू या सॉल्यूशन के थ्रू नहीं बता रही है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ ताकि हम जल्दी से प्रॉपर्टीज़ को कवर करके हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट 18, और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, इसकी किसी भी एक रॉ को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम फॉर एग्जांपल हम इसकी इस रॉ को 2 से कर देते मल्टीप्लाई, या फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी रॉ को, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारे लिए ज़्यादा इजी क्या, हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, सिर्फ एक रो को या सिर्फ एक कॉलम को, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 0 7 6 9 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 18, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो 2 टाइम्स ऑफ 18 आएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते तो 3 टाइम्स ऑफ 18 बनता, जो भी डिटर्मिनेंट बनता। अगर हमारे पास 5 होता, 5 से मल्टीप्लाई करवाए थे तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 18 जो भी नंबर आता वो उसका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमने उसी मैट्रिक्स की किसी भी एक रो को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 से 4 से 5 से जिससे भी आए मल्टीप्लाई किया सिर्फ एक रो को, और जब उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा बट वो मल्टीपल होगा उस नंबर के जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया होगा। यानी अब जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो 2 × 18 करके जो वैल्यू बनेगी वो आएगा, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर के थ्रू। तो होप कि आपको प्रॉपर्टी 5 भी समझ आ गई होगी, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ भी है, तो आप इस एग्जाम्पल को देख कर भी समझ सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी 6 में ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास है। अगर हमारे पास इसको क्या है, इसको अगर आगे फार्मूलाज में यूज़ किया हुआ, फार्मूला कह रहे क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ, तो फिर मैं उसको आपको उस तरह अच्छे से समझा दूँगी। वैसे अभी आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी 7 आ जाती है, जिसमें हमें बोला हुआ है, इफ़ द एलिमेंट ऑफ वन रो ऑफ मैट्रिक्स ए आर के टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इट्स अनदर रो देन दिस वन इज़ 0। अच्छा, हमारे पास प्रॉपर्टी 7 में ये बात बोली हुई है। प्रॉपर्टी 6 का मैंने आपको बता दिया है कि वो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर उसको आगे क्वेश्चन में यूज़ करना हुआ तो फिर मैं आपको उसको यूज़ करके बता दूँगी, क्योंकि ऐसे वर्बली आपको समझ नहीं आएगी। तो प्रॉपर्टी 7 में हमें ये बात बोली हुई है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 1 = 3, और इसको ना मैं कर देती हूँ, रुको ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे मैं करती हूँ 2 4 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, फिर भी ये डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, हम के की फॉर्म में ही रख लेते हैं। और हाँ, वैसे मैंने सही किया था। खैर चलो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 4 और 6। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी जो फर्स्ट रो है वो तो आपने देख ली है। सेकंड रो क्या है, वो फर्स्ट रो का मल्टीपल है। फर्स्ट रो का मल्टीपल यानी फर्स्ट रो तो आ रही है लेकिन वो किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पहली रो सेम हो और दूसरी रो उसका मल्टीपल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो इधर कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा, और इधर कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जो कि 4 से मल्टीप्लाई करके और 6 से मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। अब ये कि कोई भी नंबर हो सकता है, इसको हम 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो कोई भी एक नंबर हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, जैसे मैं इधर ये लिख रही थी ना, तो ये मैं सही लिख रही थी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 1 2 3 था, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 का मल्टीपल आ गया, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 3 को 2 से और 3 को 3 से। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टी 7, और होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी 8 में, इफ टू added a constant multiple of the corresponding element of another raw then the value of determinant। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें बोला हुआ क्या है। आई डोंट थिंक सो कि ये भी कोई इम्पॉर्टेंट है। तो 6 और 8 को हम तभी देख लेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में अगर इसको यूज़ करना हुआ, वरना ये कोई इतनी
खास नहीं है, तो आप इसको बस ऐसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो 6 और 8 को हम अपने क्वेश्चंस में देख लेंगे, अगर उसका यूज़ हुआ, नहीं तो हम इसको छोड़ देते। बाकी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उनका तो मुझे पता है कि लाजमी यूज़ आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो 2.4 का हमने करना है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही प्रूव करने को बोला हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा बुक के पीछे, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रूफ करने वाला है। प्रूफ करने वाले का मतलब ये है कि ये लाजमी प्रूव्ड होगा, आपको किसी भी तरह करके प्रूफ करना है, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमने सही सॉल्यूशन किया है कि नहीं, ठीक है। तो इसके आंसर हम पीछे से मैच नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को प्रूफ करेंगे। तो हम पहले करते हैं क्वेश्चन 1 अपना। जो क्वेश्चन 1 है वो मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और क्वेश्चन 1 को हम प्रूव करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोला हुआ है कि हमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना सबको पता है, 3/3 मैट्रिक्स का हमने 2 को ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट किया और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दिए इधर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, -5 लिखा, यानी हम सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट किया तो 3 1 6 1 आ गया। फिर हमारे पास +0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट किया तो हमारे पास 3 1 4 -5 आ गया, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 1 4 -5 6 30, और ये माइनस का 30 आएगा। फिर ये हमारे पास माइनस का 5 आ गया, 3 1 3 -6 1 6 +0 -5 3 15 और -4 1 4। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 34 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कुछ भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 34 हम देखते हैं, 2 4 जाए 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 68, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 15 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 68 और 15 13 6 7 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 83। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आंसर आ रहा है, 83। और अब हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड साइड करना। अब हमें करना है अपनी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमें पहले क्या करना है कि पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, और वो हमें पता है कि कैसे करते हैं कि रॉस को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 0 3 4 6 और 1 -5 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। अब हमने इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इधर तो हमारे पास आ जाएगा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम निगलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट किया तो 5 0 -5 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास जब हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निगलेक्ट किया तो हमारे पास 5 0 4 6 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 1 4 -5 6 8 30 हो गया। फिर -3 आएगा, 5 1 5 और ये -0 हो जाएगा, +1 5 6 30 और ये -0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, ये -15 होगा, -15, हाँ। और ये हमारे पास हो जाएगा 30। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो वही आ जाएगा 68, ये माइनस होके हो जाएगा प्लस का 15, और 68 + 15 हमारे पास क्या आ जाएगा, 83। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसका आंसर अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, और फिर आप देख लीजिएगा, वैसे ही दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो वैसे ही पता चल रहा है नहीं हमने सही सॉल्व किया, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा इसको, और इन दोनों के आंसर इक्वल ही आने चाहिए। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, और क्वेश्चन 2 में हमसे क्या बोला हुआ है कि हमें विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना है कि इनके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है। यानी हमें ये नहीं है कि ये पूरा डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, हाँ जी। तो इसमें ये नहीं है कि हमें इन पूरों का इस तरह सॉल्यूशन करके डिटर्मिनेंट निकालना और फिर उसका आंसर 0 आएगा। हमें विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी पीछे पढ़नी है उनके ज़रिए हमें बताना है कि इनके डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इनका आंसर हमारे पास 0 किस तरह हम ला सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, x + y z 1 y + z x 1 z + x y
1 और इसको हमें इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको आप याद करें ना, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो थी वो तो हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी और मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टी एक थी कि हमारे पास दो रॉस या दो कॉलम सेम हो जाए तो मैट्रिक्स 0 हो जाता है, मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि डेटर्मिनेंट का साइन है ना। और एक था कि हमारे पास अगर एक पूरी रॉ 0 हो जाए तो वो हमारे पास डेटर्मिनेंट 0 आ जाता है। ठीक है, और अगर एक रॉ दूसरे का मल्टीपल हो तो वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं हो रहा, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हम अपनी रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एडिंग R2 टू R1 या R2 इन R1 कर दें। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का z ऊपर जाएगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर ये वैल्यू इसमें ऐड होगी यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो सारी थी वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने इधर ये काम कर दिया और हम इधर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें उसको राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल लाना है। अब इधर आप देखें तो इधर x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी x, ये पूरी रॉ में क्या है, सेम वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ कॉमन निकालनी होती है या तो हम उस पूरी रॉ में से निकालते हैं या तो फिर उस पूरे कॉलम में से निकालते हैं, यानी किसी भी एक पूरी रॉ में से या किसी भी एक पूरे कॉलम में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या करते हैं, हम इधर अपनी फर्स्ट रॉ में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम इधर लिख रहे हैं टेकिंग, हम किस चीज़ को कॉमन ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कौन सी रॉ से ले रहे हैं, R1 से। ठीक है, तो जब हमने इसको कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या हो गया, बाहर आ गया, और रिमेनिंग जो चीज़ें थी, अब जब ये बाहर आ गया तो इधर 1 रह गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर यही वैल्यू दे देगा, और इधर यहाँ पे ये अगेन सारी वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो रॉज जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल आ गई, यानी 1 1 1 और इधर भी 1 1 1 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी दो रॉस या दो कॉलम सेम हो। ठीक है, तो फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कोई दो रॉस या दो कॉलम इक्वल हो तो उसकी डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या होता है, 0। और ये हमारे पास किस प्रॉपर्टी में था, ये हम ये चेक कर लेते हैं। आई थिंक प्रॉपर्टी 3 में था कि दो आइडेंटिकल, हाँ, तो हम इसके आगे ये भी लिख देंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 हमारे पास ये आ गया कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर यानी जिसकी दो रॉस इक्वल हैं उसका आंसर 0 होगा। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही 0 हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हो गया है, अब हम करेंगे पार्ट 2 पार्ट 3, फिर उसके बाद में हम लोग को ना इसकी जो एग्जाम्पल मिले ना तो उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी कि एग्जाम्पल वाले इनके क्वेश्चन कैसे हुए। अब हमारे पास आ गया, लेकिन वो बहुत ईजी है, अगर आप खुद से भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। हम आते हैं अपने सेकंड पर। सेकंड पार्ट पे हमें क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 x y z x सॉरी y प्लस z प्लस x प्लस y। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे ये वाला था उसी तरह का ये है, लेकिन ये रॉस में था, ये कॉलम में दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया एडिंग C2 टू C3। हमने C2 को C3 में ऐड कर दिया, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमने C2 को C3 में जब ऐड किया तो हमारे पास क्या बनेगा, ये तो 1 1 1 ही आ जाएगा, और ये x y z सेम रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ C3 में ऐड किया, तो बाकी रिमेनिंग रॉस या कॉलम जो है वो सेम रहेंगे। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। अच्छा, अब जब हमने देख लिया तो हमारे पास इस पूरी रॉ में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस पूरे कॉलम में से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो हम पहले इधर वर्डिंग लिखेंगे, पहले हम वर्डिंग लिखेंगे कि टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, और कहाँ से ले रहे हैं हम, फ्रॉम C3। हमने C3 में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया, तो हमने इधर ये कॉमन लेके इसको बाहर कर लिया। बाकी जो वैल्यूज थी ये 1 1 1 तो सेम रहेगी, x y z भी सेम रहेगी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि इन सब से हमारे पास जो था x प्लस वाई प्लस जेड उसको हमने बाहर ले लिया।
अब अगेन हमारे पास ये दिख रहा है हमारे पास के दो कॉलम जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, और जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हम इधर ये बता देंगे कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 हमने इसके डिटर्मिनेंट को क्या किया, ज़ीरो के इक्वल लिया। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, वही हमें राइट हैंड साइड है। तो ये भी हमारे पास हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया प्रूफ, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हम मैट्रिक्स को उतार लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है के और के, बी डी, सॉरी ये भी बी है, बी बी डी ए सी डी, सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस सी। इसको हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू ज़ीरो की, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह लेके चलेंगे कि हमारे पास जो है, हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ चेक कर रही थी, सॉरी। तो हमारे पास जो है हमने क्या करना है कि हमें अब पहले तो एक चीज़ देखेंगे, हमें दिख रहा है इस पूरी रॉ में से हमारे पास, सॉरी इस पूरे कॉलम में हमारे पास के कॉमन है। तो हम इसमें टेकिंग कॉमन वाला पहले पार्ट करते हैं, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने इसमें से के जब बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा पूरे मैट्रिक्स में, 1 1 1 1, बी बी डी ए सी डी, सी प्लस डी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस सी, ठीक है, ये बच जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम इसमें थर्ड वाले कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इधर की बात करें तो ए बी सी डी, इधर की बात करें तो ए बी सी डी, फिर इधर की बात करें तो ए बी सी डी। यानी अगर हम दूसरा और तीसरा कॉलम थर्ड कॉलम में ऐड करवाएं तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा इस पूरे कॉलम में। तो हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, एडिंग C2 एंड C3 इन C4, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करवाना। ये के इधर कॉमन ही है, अभी यहाँ पे 1 1 1 1 ही है। ये बी डी ए, ये वाला कॉलम सेम आएगा, ये कॉलम भी सेम आएगा। चेंजेस बस इधर सिर्फ इधर आएंगे क्योंकि हमने ये वैल्यूज़ को इसमें ऐड करवा दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। फिर अगेन इधर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। इधर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। अब अगेन हमें दिख गया कि इस पूरे कॉलम में ये चीज़ सेम आ रही है। तो हम अगेन लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन फ्रॉम C4। तो हमने C4 में से इसको कॉमन ले लिया, यहाँ के कॉमन था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी कॉमन आ गया। रिमेनिंग जो भी था वो हम लिख लेंगे 1 1 1 1, बी बी डी ए सी डी 1 1 1 1, ठीक है। तो अब हमें अगेन फिर पता चल गया कि ये दो कॉलम हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको हम ले लेंगे ज़ीरो के इक्वल। यहाँ हम प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग, सॉरी मेरी राइटिंग को बहुत कुछ हो गया, प्रॉपर्टी 3, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 को यूज़ करके हमने इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया। टोटल आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा जो कि इक्वल्स टू होगा राइट हैंड साइड के, और यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कि हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखना था। एग्जाम्पल में 2 ही क्वेश्चन है, नहीं 3 है। तो एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है जो कि हमें दिया हुआ भी है इन क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में, ठीक है। तो हम देखते हैं हमने ऐसे किया था कि नहीं। तो हमने C2 में C3 ऐड कर लिया था, फिर हमने कॉमन निकाल लिया था, फिर हमने इक्वल टू ज़ीरो ले लिया था, और यही हमने काम इसमें किया था। अब एक ये वाला है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, हमें इसको विदाउट एक्सपेंडिंग शो करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है, और ये आ भी सकता है क्योंकि ये ओमेगा वाला है ना, तो ये आ सकता है।
एग्जाम्पल 3 को हम तब देखेंगे जब हम ये वाले पार्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 को हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया है, हमने C1 और C2 को ऐड कर दिया C3 में, यानी जब हम C3 में गए तो हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, फिर इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी दो कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे। फिर हमारे पास ये सारी चीज़ क्या आ गई, कॉमन आ गई। या ये सारी चीज़ कॉमन तो नहीं आई, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो इन सब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, और वही हमने किया और इधर मेंशन कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। और हमारे प्रॉपर्टी 4 में था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रॉ ज़ीरो हो जाए तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, हमारे पास ज़ीरो। तो इधर वही हमने किया है कि हमने इधर लिख दिया कि हमारे इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्लास में अपने पास सॉल्व करिएगा, अपने मतलब इसको गो थ्रू करिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, वो हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, और क्वेश्चन 3 के हम 2 पार्ट करेंगे, और बाकी के पार्ट हम फिर बाकी के जो पार्ट और क्वेश्चंस है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन 3 में भी हमें यही बोला हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स को हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें एक्सपेंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें जो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। अच्छा, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन 2 और 3 सेम एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम बस एक ही क्वेश्चन कर लेंगे। हमारे पास है 1 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B, इसको हमने इक्वल्स टू करना है 0 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम इसमें यही देखेंगे कि जब हम C2 को C3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर सारी वैल्यूज में A प्लस B प्लस C आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एडिंग, पहले हम लिख लेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करें, तो एडिंग C2 टू C3। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ तो 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ A B C आ जाएगा। ये जब ऐड किया तो A प्लस B प्लस C आ गया, ये जब किया तो A प्लस B प्लस C आ गया, और ये जब किया तो A प्लस B प्लस C आ गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, कॉमन ले ली। तो हम इधर लिख लेंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, C3 से। तो हमने ये C3 से कॉमन ले लिया, और हम इसको बाहर लिख लेंगे A प्लस B प्लस C, और जो हमारे पास रिमेनिंग है वो हम अंदर मैट्रिक्स में लिख लेंगे, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में। यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्या हो गया, दो कॉलम सेम आ गए, हमने उसको ले लिया इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब हमने ये लिखा तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को मेंशन किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। ये अच्छा हो जाएगा कि अगर आप प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं, और अगर नहीं भी करते तो इतना कोई मसला नहीं, मतलब क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में ये बात बोली हुई थी। तो अगर ये आप भूल गए तो ज़रूरी नहीं है आप मेंशन करें, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो 0 आंसर देगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, सेकेंड और थर्ड पार्ट सेम है, इसलिए हम उसको सिर्फ सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, और फिर रिमेनिंग पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 7 x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 11। अच्छा, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा कि हमने किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। दूसरा ये कि जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो जो काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, ऐसा भी हो सकता है पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये जो 1 4 7 है इसकी जगह कोई और वैल्यूज लिखी हो, लेकिन हमें सॉल्व जो करना होगा वो सेम तरीके से करना होगा, ठीक है। और आंसर में भी थोड़ा डिफरेंट आएगा जब वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन सॉल्यूशन का स्टाइल, यानी जो हमें कॉमन लेना है, जो हमें मल्टीप्लाई करवाने या जो ऐड करवाना है या जो भी कुछ है, तो वो तरीका कार बिल्कुल सेम होगा, लेकिन ये होगा कि बस वैल्यूज़ में थोड़ा सा मसला होगा। तो क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्वेश्चन किससे लिंक कर रहा है, हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जब इसका क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 के हम वही लेफ्ट हैंड साइड पे काम करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इधर देखें तो अच्छा,
दो दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम दो बार ही करके देखेंगे। पहले अगर हम इसकी रॉस को देखें कि अगर हम R2 में से R1 माइनस करें तो ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 बच जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी x और x कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 5 करेंगे 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी इस पूरी रॉ में हमारे पास आ जाएगा 3। अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमने साथ क्या किया कि R3 में से R2 माइनस किया तो हमारे पास इधर जब माइनस करेंगे तो इधर भी 3 आएगा, ये माइनस करेंगे इधर भी 3 आएगा, ये माइनस करेंगे इधर भी 3 आएगा। यानी अगर हम इनको माइनस करवाते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं और R3 माइनस R2 करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं और इन दोनों को, तो हमारे पास ये दोनों जो है R2 और R3 वो क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएगी। यानी इस पूरी रॉ में और इस पूरी रॉ में 3 आ जाएगा, जो कि दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे और इस मैट्रिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो पहले तो हम ये एक रॉ वाला काम करते हैं। हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R2 फ्रॉम R3। ठीक है, तो ये किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए R1 में तो हम कोई भी काम नहीं कर रहे, तो R1 वाली जो भी वैल्यू है वो एज इट इज ही आ जाएगी, उसको हम एज इट इज लिख देंगे इधर। ठीक है, इधर हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि R2 में से माइनस कर देंगे R1 की वैल्यूज़ को, फिर R2 में से माइनस कर देंगे R1 की वैल्यूज़ को। ठीक है, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस करेंगे, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, और हमने बोला कि R3 में से माइनस कर देंगे R2 की वैल्यूज़ को, जो कि ये है हमारे पास। R3 में से माइनस कर देंगे R2 की वैल्यूज़ को, और इसमें भी हमने यही किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं आगे। एक मिनट, जब हम इसको माइनस करवाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा। ठीक है, तो हम पहले इधर लिखते हैं, ये तो x प्लस 1 था, यहाँ पे था x प्लस 3 और यहाँ पे था x प्लस 5। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस किया यहाँ पे 3 आ गया। फिर हम इसकी बात करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस और x माइनस x 7, और ये सॉरी माइनस का 4 है, 7 माइनस 4 भी हमें क्या देगा, 3। फिर हम इसकी बात करते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होकर 3 देगा, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, और 9 माइनस 6 तो हमें 3 देगा, तो ये दोनों भी 3 देंगे। इधर बात करें तो x प्लस 8 x से x कैंसिल, 8 माइनस 5 हमें 3 देगा, 11 माइनस 8 हमें 3 देगा, तो यहाँ पे भी आ गया हमें 3। अच्छा, ये आप साइन को इस तरह से देखिएगा कि हमारे पास वैल्यू थी x प्लस 4, इसमें से हमने माइनस करवाया x माइनस 1, तो जब माइनस से ब्रैकेट खुलता है ना तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस था, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो यही आंसर, ये आंसर बनेंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ये साइन चेंज करके लिखा था, तो ये आपने देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, दो हमारे पास आ गई हैं रॉस आइडेंटिकल, और दो रॉ या दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो ये हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, और ये हम इधर लिख देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी थी, 3, और ये हमने कर लिया प्रूफ्ड, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड यही था। ठीक है, अब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से, और दूसरा तरीका मेरे पास क्या था जो मैं आपको बता रही थी कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। x प्लस 1 है, x प्लस 4 है, x प्लस 7 है, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करें, लेकिन वो सॉल्यूशन सही हो, वो स्टेप सही है। यानी ऐसा ना हो कि आप अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि आप किसी एक कॉलम या किसी एक रॉ से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और इसी तरह कॉमन का भी यही रूल है कि आप किसी एक कॉलम या किसी एक रॉ से मल्टीप्लाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इधर आ गए तो इधर हमारे पास क्या बोला हुआ है, हमने रॉ वाला काम तो कर लिया। अब हम अगर कॉलम में देखें तो अगर हम 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तब भी 2 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे 2 आ जाएगा।
तो इस पूरी जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम इनकी बात करें तो 5 माइनस 3 भी 2 बनेगा, 8 माइनस 6 भी 2 बनेगा और 11 माइनस 9 भी हमारे पास 2 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। अब हम कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करें, पहले हमने रॉ पे किया था, अब हम कॉलम पे करें। सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 एंड C2 फ्रॉम C3। ठीक है, तो ये वही बात है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने पहला कॉलम एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि पहले कॉलम में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं की। हमने इसमें से माइनस किया, तो x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1, x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 4, x प्लस 9 माइनस एक्स माइनस 7। फिर हमने ये वैल्यूज ऐसे लिखे x प्लस 5 और इसमें से 2 वाली माइनस की, तो माइनस एक्स माइनस 3, x प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 6, x प्लस 11 माइनस एक्स माइनस 9। ठीक है, हमने क्या किया, C2 में से C1 माइनस किया और C3 में से C2 माइनस किया, और यही हमने वर्डिंग में लिखा था। अगेन हमारे पास ये वाली वैल्यूज तो सेम ही आ जाएंगी C1 की। इधर माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। इधर भी x से x कैंसिल, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 9 2। फिर हमें अब पता चल गया हमारी दो कॉलम जो आ रहे हैं आइडेंटिकल आ रहे हैं, और ऐसे मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 होता है। और हम यहाँ प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। यानी हम एक क्वेश्चन को आपने देखा कि दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी तरह से सॉल्व होता है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो अगर आपको तरीका आता है, आप खुद से कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन लेना है तो एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन आता है, मल्टीप्लाई करना है तो सेम यही होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया अपने क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट ही समझ लें, क्योंकि इसको हमने 2 तरीके से कर लिया। अब हम बाकी के इसके 3 पार्ट और क्वेश्चन 4 5 अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।